वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। तात्पर्य है प्रीवियस सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर उन प्रश्नों को लाया जाता है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते ही हैं। चाहे आप एलटी कमीशन लीजिए, चाहे एलटी टेट लीजिए, या फिर पीजीटी हिंदी लीजिए, या फिर नेट वगैरह लीजिए, कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। ये प्रश्न आगे पूछने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। साथ में देखिए दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एचपी पीजीटी हिंदी और एलटी टेट के लिए नया बैच, एलटी टेट नहीं एलटी कमीशन के लिए नया बैच बिठाया जा रहा है 15 फरवरी से। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेगा तो वो जल्दी से 15 से पहले हमें 8193121229 ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क करके इसमें एनरोल हो सकता है। ये हमारा लास्ट बैच रहेगा। इसके पश्चात हम नया बैच नहीं शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे थे पहले कि अभी हम जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, तो दूसरा बैच भी चलाइए। इसलिए आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर हमने एक नया बैच भी शुरू किया है। 15 फरवरी से ये शुरू हो जाएगा। जिसने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं ली है तो जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए। यहाँ पर आपको सारा हिंदी साहित्य का करवाया जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रूपक का भेद नहीं है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो जो ये हो जाएगा विकल्प सी, अंक, व्यायोग, इहामुग, ये सारे तो आपके रूपक के भेद होंगे, परंतु सी ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2, ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह किसका है। पूछे जा सकता है इसको भविष्य में, महत्वपूर्ण निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं ये भी। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, निर्मल वर्मा। अगला है, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है। तो जो अंधों का रंगमंच कहा जाता है तो ये आपकी रेडियो नाटक को कहा जाता है। तो बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अगला प्रश्न है 4, अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कितने तत्व हैं। तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं, तो 6 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 5, संसद से सड़क तक 2 मील की रचना कब प्रकाशित हुई। तो ये 1972 में प्रकाशित हुई थी, संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न देखिएगा 6, कश्मीर की सुषमा किस कवि की रचना है। तो जो छठे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, श्रीधर पाठक की ये रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 7, भक्ति काल का समय कब से कब तक स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो भक्ति काल है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो 7वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, 1375 से लेकर 1700 तक का समय जो है भक्ति काल का माना जाता है, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तो ये माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और बाकी के मत भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा माने गए हैं, पर जो सर्वमान्य मत के तौर पर जाने जाते हैं तो वो शुक्ल जी के मत होते हैं। फिर अगला प्रश्न है 8, लहरों के राजहंस किसका नाटक है। तो ये मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, यह भी इन्हीं के नाटक माने जाते हैं, किनके, मोहन राकेश के। प्रमुख नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं मोहन राकेश। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, इनके नाटक भी जाने जाते हैं। कौन कौन से, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका तो एक बहुत ही अच्छा नाटक है, कौन सा है वो, अंधेर नगरी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, काफ़ी मंचों में से खेला भी गया है इस नाटक को। फिर अगला प्रश्न है 9, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इसे परीक्षा में पूछा गया है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, 719। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 16, ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से हम, ठीक है ना। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने स्थापित किया है। तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना था भामह ने, ठीक है। देखिएगा, जो भामह थे ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे, इसलिए इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है 15, उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है आपने। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनके द्वारा हमारे जो मनोभाव होते हैं उसके ऊपर भी निबंध लिखे गए थे, जैसे उत्साह हो गया, श्रद्धा हो गया, क्रोध हो गया, इत्यादि इत्यादि। बाकी जो प्रमुख तौर पर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं, निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, इसी के साथ साथ साहित्य इतिहासकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। समय, जो इसका समय है वो आपसे पूछता हूँ, आपने बताना है इसका समय कौन सा था, ठीक है ना। बाकी देखिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है इसे सर्वमत के अनुसार माना जाता है या फिर हिंदी साहित्य का ये रीड है। अगला प्रश्न है 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध संग्रह कौन सा है? अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। तो ये है चिंतामणि। जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर बहुत से निबंधों का संकलन करा गया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 13, क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया है आपसे, बालमुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये बालमुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध संग्रह हो जाएगा। इसमें जो बालमुकुंद गुप्त है, इन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर हास्य व्यंग्य बहुत ही लाजवाब शैली से किया है, ठीक है ना। जो नेट है, एंटी नेट, यहाँ पर ये लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 12, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ये मिला था आपका कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। बाकी देखिए, भगनदूत, महावृक्ष के नीचे, कलगी बाजरे की, यह भी अज्ञेय की काव्य संग्रह के तौर पर जाने वाली रचनाएं हैं। बाकी देखिए, अज्ञेय ये तो प्रमुख जो रचनाकार रहते हैं उनके तौर पर जाने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास भी हैं, नाटक भी है, काव्य नाटक हैं। इसी के साथ इनके और भी आलोचनाएं जो प्रस्तुत की गई है इनके संबंध में वो भी मिलती हैं, इसलिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है अज्ञेय। कभी समय लगे तो इनको पढ़ना आप। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की किसका काव्य संग्रह है? देखिए, यहीं पर हमने नीचे देखा था तो ऊपर आ गया आपका ये प्रश्न भी। अज्ञेय की रचना है कलगी बाजरे की। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, नहीं पराग नहीं मधुर मधु बाला प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजपूत राजा के लिए लिखा था? ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के लिए। यहाँ से आपको तथ्य बता देता हूँ दोस्तों। होता ऐसा है कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह होते हैं ये अपनी रानियों के बीच में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं, अपनी प्रजा और जनता को ये समय नहीं देते हैं, जिस कारण इनके जो ये राजा थे, राजा जयसिंह, ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। इनके मंत्री तो वो बिहारी जी को संदेश भेजते हैं कि महाराजा तो अपनी ही रानियों में व्यस्त हो गए हैं, बाहर का कुछ भी समस्या को नहीं देखते हैं, तो कृपया आप कुछ करिए। तो इस संबंध में जब बिहारी इनके दरबार में आते हैं तो राजा से मिलते हैं, तब कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु यही काला, और इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका राज चला हुआ है, यहाँ पर ना कोई विकास हो रहा है, ना ही कुछ यहाँ पर तरक्की हो रही है, तो आप जाग जाइए। इस तरह के जो आपके व्यवहार हो रहा है इससे आपको हटना है दूर। तो ये जब इसका भावार्थ समझाते हैं राजा जयसिंह, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं बिहारी से, और आगे भी बिहारी को अपने दरबार में रखते ही हैं, काफ़ी उनसे सलाह मशवरा रहते रहते हैं। इस प्रकार से इसकी कुछ कथा वर्णित होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 17, क्या पूछा गया है, आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? ये प्रश्न भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर पूछा गया है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 1050 से लेकर 1375 तक, ये विक्रम संवत होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है 18, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी ये इंशा अल्लाह खां की रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है 19, हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ काल किस समय से हुआ है या फिर आरंभ किस काल से हुआ है?
तो सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु काल से हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ काल माना जाता है। अगला प्रश्न है 20, प्रेम की पीर के प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा जायसी। अगर आपसे ये प्रश्न बनता कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता, तो अगर यहाँ पर घनानंद होते तो वही सही उत्तर हो जाता। फिर अगले प्रश्न 27 की तरफ हम जाएंगे। महादेवी की रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि किस विधा की रचना है? ये सारे के सारी हो जाएंगे यहाँ पर काव्य विधा की रचनाएं हो जाएंगी। यहाँ पर निहाद लिखा है, निहाद नहीं होगा, निहार होगा। इसी के साथ देखिएगा जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद की आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। कौन कौन से छायावाद के आधार स्तंभ थे? 4। एक थे जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे निराला, तीसरे थे पंत और चौथे थी महादेवी वर्मा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 28, रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है? तो 28 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रेणुका। रेणुका इनकी शुरुआत की रचना मानी जाती है। तो बाकी हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी यह भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती है रामधारी सिंह दिनकर की। जो रामधारी सिंह दिनकर है इन्हें ओज का कवि भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 29, प्रिय प्रवास किसका काव्य संग्रह है? तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। जो प्रिय प्रवास है इसे प्रथम महाकाव्य के तौर पर भी जाना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य या फिर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये काव्य संग्रह हो जाएगा। पूरा नाम आपने याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं पूरे नाम इंटरव्यू में। फिर अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 30 का, तो ये हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी के अनुसार उज्ज्वल लिखा जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 21, निर्गुण भक्ति शाखा में निम्न में से किसे माना जाता है? जैसे कि आपको पता ही होगा जो भक्ति काल है ये आपके 2 भागों में विभाजित हुआ था। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा था सगुण काव्य धारा। इसी प्रकार से जो निर्गुण काव्य धारा था ये भी 2 भागों में विभक्त हुआ था। कौन कौन से? एक तो आपका ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। इसी प्रकार से जो सगुण काव्य धारा था ये भी 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक कृष्ण काव्य धारा और दूसरा राम काव्य धारा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा जो निर्गुण काव्य धारा थे तो ये हो जाना था आपका 21 का सही विकल्प सी, ठीक है। 21 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22, पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है? जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी, विकल्प ए सही हो जाएगा। अखरावट भी इन्हीं की रचना मानी जाती है, आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना मानी जाती है जायसी की। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धों ने किस भाषा में रचना की? तो जो सिद्ध थे इनके द्वारा संधा भाषा या फिर अपभ्रंश में संधा भाषा की रचना की गई थी। तो 23 का सही विकल्प ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 24, घनानंद किस बादशाह के पीर मुंशी या मीर मुंशी थे? तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के थे ये, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 31, मतवाला पत्र का संपादन किसने किया? तो जो मतवाला पत्र था इसका संपादन किया गया था निराला जी के द्वारा। पूरा नाम है इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये छायावाद से संबंधित कवि माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 32, महादेवी वर्मा को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो 32 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यामा पर। रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं, इनका भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है 33, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये हो जाएंगी दोनों ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऊपर हमने इनका प्रिय प्रवास भी देखा है, यह भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को,
निम्नलिखित में से उषा प्रियंवदा विरचित कहानी कौन सी है? तो ये थी वापसी। काफी प्रसिद्ध कहानी के तौर पर इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 26, दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो दरियाई घोड़ा है ये कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक पूछे गए हैं तो ये यहाँ पर हो जाएंगे उदय प्रकाश। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 34, भक्ति काल का नेतृत्व समाज के किस वर्ग ने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया था आयोग के द्वारा। तो ये निम्न वर्ग के द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था निम्न वर्ग के द्वारा? देखिए, कोई जाति से कुम्हार था, कोई जाति से जुलाहा था, कोई जाति से चमार था। इसी प्रकार की भिन्न भिन्न जातियों के ऐसे विद्वान नेता सामने आए जिन्होंने भक्ति काल में निम्न वर्ग का नेतृत्व कर संपूर्ण जाति के लोगों को प्रभावित कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा 35, आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने किस भाषा में रचना की? तो आपके समक्ष यहाँ पर विकल्प है ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या फिर राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। तो जो 35 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 36, अष्टछाप के कवियों में कनिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? कनिष्ठ होते हैं सबसे छोटे, पता ही होगा आपको, ये नंददास माने जाते हैं। सबसे वरिष्ठ कवि माने जाएं तो ये कौन होंगे? ये प्रश्न भी आपको छोड़ देता हूं मैं, इसका भी उत्तर दीजिएगा। काफ़ी बार मैंने आपको ये बताया है। अगला प्रश्न है 37, 55 खंबे उपन्यास किसने लिखा? तो जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया था 55 खंबे उपन्यास। विधा याद रखिएगा, उपन्यास विधा की रचना है 55 खंबे। फिर अगला प्रश्न है 38, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ होता है परिश्रम तो अधिक करनी पड़ती है, निकलता बाद में बहुत कम है। ठीक है, 38 का जो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 44, रीति का अर्थ है? तो बताइए रीति का क्या अर्थ होता है? तो जो रीति का अर्थ होगा प्रणाली या फिर पद्धति। इसी प्रकार से रीतिकाल हमारे हिंदी साहित्य में आता है। तो बताइएगा रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किससे माना गया है और नगेंद्र जी के द्वारा किसे माना गया है? रीतिकाल का समय क्या है? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा 45, शब्द और अर्थ सहित भावक कहलाता है? क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपका काव्य। फिर अगला प्रश्न है 46, मतवाला साप्ताहिक किसकी प्रेरणा और पैसे से चलता था? जो मतवाला है, पहले तो ध्यान रखना है कि ये पत्र है, जो मतवाला पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, ये किसकी प्रेरणा और पैसे से चलाया जाता था? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेठ महादेव प्रसाद जी की कृपा और प्रेरणा और पैसे से चलाया जाता था। यहाँ पर ये कट नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है कट। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कौन सा होगा? ये होगा 39। देखिएगा 39 में क्या पूछा गया है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना राम काव्य पर आधारित है? तो ये साकेत हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रिय प्रवास अधिक प्रचलित है उसी प्रकार से साकेत भी अत्यधिक प्रचलित है। इसे भी हिंदी साहित्य के महाकाव्यों में स्थान दिया जाता है। इसमें जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने भगवान श्री राम से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया है या फिर इनके ऊपर आधारित यह रचना हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? साकेत। समय इसका 1931 हो जाएगा। बाकी देखिएगा जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, यह भी इन्हीं की रचनाएं होंगी मैथिली शरण गुप्त की। अगर पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 40, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। बी सही। तो देखिएगा अगला प्रश्न है 41, हिमाचल प्रदेश के
हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि किसे स्वीकार किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम कवि थे आदिकाल के अंतर्गत, जो काफ़ी प्रचलित भी थे। तो ये थे दोस्तों आपके चरपटनाथ। ये सिद्धों से संबंधित हैं। जो चंबा है, चंबा में जो चरपटनाथ जी का मंदिर भी है, ठीक है, तो इस कारण विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये है अगला प्रश्न 47। साकेत में किस उपेक्षिता नारी पात्र का चरित्र उभारा गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा उर्मिला का। अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित में से प्रसाद विरचित नाटक कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोणार्क। किसका नाटक होगा ये? जगदीश चंद्र माथुर का। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये ऊपर ही मैंने आपको बता दिए थे किसके नाटक थे। अगला प्रश्न देखिएगा 49। पौमचर्यु के रचयिता कौन हैं? तो ये हो जाएंगे स्वयंभू। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 50। मुक्तिबोध के काव्य में कौन सा शब्द बार बार आता है? तो ये आता है अंधेरा। जो मुक्तिबोध है इनकी काफ़ी प्रचलित कविता थी अंधेरे में। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निमंत्रण पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है 43। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कविता या काव्य। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न है 51। निबंध का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? तो सही विकल्प जो हो जाएगा बांधना, निबंध बांधना। अगला है 52। सूर की क्या है? सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। बाकी अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हैं हमारे बैच के साथ तो जल्द से जल्द एनरोल होइएगा, क्योंकि 15 फ़रवरी से हमारी यहाँ पर क्लासें लगनी भी शुरू हो जाएंगी। इसके पश्चात कोई बैच नहीं चलाया जाएगा। बाकी देखिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। LT कमीशन और PGT हिंदी वालों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।